Hello dear students, this is Avinash Kishore, your avian sir is present again with the last lecture of magnetism. पिछले 2 लेक्चर में आपने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सीखा एक पॉइंट चार्ज को लेकर, ठीक है। आई होप वो बढ़िया से प्रैक्टिस आपने किया होगा और अच्छे से समझ आ रही होगी चीज़ें। अब हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसे फोर्स कैसे फील होगी, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें कंडक्टर मूव नहीं कर रहा, इसमें चार्ज मूव कर रहे हैं और हमें चार्ज ही तो मोशन में चाहिए था। मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, चार्ज को रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, मोशन में रखो, अपने आप ही फोर्स फील होने लगेगा। पर कंडक्टर को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं इस छोटे से एलिमेंट पे देखते हैं कि इस जगह पे करंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो अलोंग द टेंजेंट इस छोटे से एलिमेंट पे देखोगे, डीएल लेंथ की एलिमेंट ले लिया मैंने, तो इस पर वेलोसिटी ड्रिव वेलोसिटी हुई है ना। करंट वाले चैप्टर में आपने सीखा है ड्रिव वेलोसिटी, करंट जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसे कहते हैं ड्रिव वेलोसिटी। और मैंने इस कर्व पोर्शन पे अलोंग द टेंजेंट ले लिया, ठीक है। अब उधर आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज क्यू वी क्रॉस वी, यही होता है, ठीक है। तो देखो इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज मूव कर रहा है उसको मैंने डी क्यू ले लिया, तो इस छोटे से एलिमेंट में जो फोर्स आएगा वो डी एफ आएगा। तो डी क्यू इंटू ड्रिव वेलोसिटी इंटू क्रॉस बी, ठीक है, वी क्रॉस बी। अब इस डी क्यू को लिख सकते हैं आई डी टी, डी क्यू को लिख सकते हैं ना आई डी टी, क्योंकि चार्ज क्या होगा, करंट इंटू द टाइम गैप, छोटा सा टाइम गैप, बिकॉज छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो। अब इस छोटे से एलिमेंट को के डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा वो डी टी टाइम लगा, तो इस वेलोसिटी को क्या रिप्लेस कर सकते हो, डी एल बाई डी टी से। अब डी टी और डी टी कैंसिल हो गए, ठीक है। तो क्या रह गया यहाँ पे, यहाँ रह गया आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी। अब इसको इंटीग्रेट अगर कर दो, ऐसे छोटे छोटे लेंथ को इंटीग्रेट कर दो तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकल आएगा उस कंडक्टर पे, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, मान लो आपने इस करंट कैरिंग एलिमेंट को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म फील्ड में, क्योंकि हमारा मैक्सिमम डिस्कशन यूनिफॉर्म फील्ड में ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपने यूनिफॉर्म में रखा, अगर बी यूनिफॉर्म है तो ये इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और करंट तो कांस्टेंट था ही, हम कांस्टेंट करंट लेकर काम कर रहे हैं। तो करंट अगर कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, तो ये दोनों इंटीग्रेशन के बाहर आ गए। तो इंटीग्रेशन में क्या रहा, केवल डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन हो गया एल, लेकिन ये वेक्टर है, वेक्टर तरीके से आप इसको लिख रहे हैं, तो एल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एल क्या है, एल एक क्लोजिंग लेंथ ऑफ द वायर है। क्लोजिंग लेंथ मतलब फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, एक डिस्प्लेसमेंट की तरह, एक स्ट्रेट वायर की तरह आपको ट्रीट करना है। तो वो जो लेंथ होगी वही होगा एल लेंथ। जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहाँ से यहाँ लेके जाओ तो ये वाली होगी क्लोजिंग लेंथ, ठीक है। मान लेते हैं ये यहाँ तक था ऐसे, तो दिस इज क्लोजिंग लेंथ, ये वाली लेंथ, तो इसको लोगे एल वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर एल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो कोई फोर्स फील नहीं होगी, ठीक है। इफ दिस कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बाय द करंट कैरिंग वायर, ठीक है। और वो करंट कैरिंग वायर को फोर्स किधर फील होगा, एल क्रॉस बी के जो डायरेक्शन है उधर होगी, ठीक है, एल क्रॉस बी। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर एक कर्व है, कर्व मतलब मैं सेमी सर्कुलर ले रहा हूँ, सेमी सर्कुलर, ठीक है, और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया, तो इसके लिए एल क्या होगा, एल कहाँ से कहाँ लेना है, शुरुआत से आखिरी तक स्ट्रेट, तो ये हो गया आपका एल वेक्टर, दिस इज एल वेक्टर। हालांकि ये कर्व जा रहा है ऐसे सर्कुलर, लेकिन आपके लिए डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, तो इसको लिखोगे 2r, ठीक है। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, तो एल वेक्टर ऐसे हुआ और क्रॉस करोगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो फोर्स किधर आएगा, बाहर, ठीक है। तो एल क्रॉस बी बाहर, तो एक करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड पे रख रहे हो तो उसको फोर्स फील हो रहा है, जबकि यहाँ चार्ज कंडक्टर मूव नहीं कर रहा,
करंट मूव कर रहा है। करंट मूव कर क्यों कर रहा है? क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है। तो चार्ज के मूवमेंट के कारण फोर्स फील होगा एक कंडक्टर को, ठीक है। अगर ये एक क्लोज लूप होता, क्या होता? क्लोज लूप। तो क्लोज लूप होने पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुई नहीं, इनिशियल से फाइनल पे 0 हो गई। तो फॉर लूप ऑफ एनी शेप, फॉर लूप ऑफ एनी शेप द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो अगर एक लूप को, एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे किसी भी शेप का, उसको नेट फोर्स 0 होगा फिर। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इंडिविजुअली इनको फोर्स फील हो रहा है, इसको फोर्स फील हो रहा है इधर डीएफ फोर्स, इसको फोर्स फील हो रहा है इधर डीएफ फोर्स, इधर डीएफ फोर्स, इधर डीएफ फोर्स, लेकिन सभी को अगर जोड़ोगे वेक्टरली तो वो 0 आ जाएगा। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये जो वायर है वो फ्लेक्सिबल होता, फ्लेक्सिबल, तो हर जगह से उसको फोर्स लगने के कारण कैसी शेप हो जाएगी बताओ? सर्कुलर शेप की हो जाएगी। तो अगर सर्कुलर शेप की हो गई तो अंदर में टेंशन जरूर होगा। तो अगला क्वेश्चन यही है आपका कि बताओ इस वायर में टेंशन क्या होगी अगर वो खींचकर सर्कुलर हो गया, फ्लेक्सिबल था वो, ठीक है। तो ये आप इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको लिख लीजिए, फिर मैं उस क्वेश्चन को लेता हूँ, ठीक। चलो फिर, तो मैंने कहा कि इसमें जो अगर ये फ्लेक्सिबल मटेरियल की होगी तो वो सर्कुलर बन जाएगा, और सर्कुलर बन जाएगा तो उस पर टेंशन क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसकी जो लेंथ है, वो L है, लेंथ इज L। तो ये सर्कल अगर बनेगा तो इसकी रेडियस क्या होगी पहले वो निकाल लेते हैं, 2πr इक्वल्स टू L। तो r इक्वल्स टू L बाई 2π। चल ये हो गया। अब सुनो, इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ मैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन करने का। क्या करो, इसमें जो करंट है, करंट उसको बीच से ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे कट कर लो, अलग कर लो। तो अलग करने पे आपको क्या दिखेगा? एक सेमी सर्कल, है ना। इस सेमी सर्कल को इसके नीचे वाला जो है वो पुल कर रहा होगा, तभी तो टेंशन आ रहा है। तो यहाँ T, यहाँ पे T। अब इस पर मैग्नेटिक फोर्स इमेजिन करो किधर होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स देखने का आपको मेथड मैंने सिखाया, कैसे देखते हैं। सबसे पहले L वेक्टर निकालते हैं। L वेक्टर इनिशियल से फाइनल हो गया L वेक्टर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है इनटू द प्लेन, तो L वेक्टर को इनटू द प्लेन यानी कि अंदर की तरफ कर्ल करो। तो फिंगर किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा? इन दोनों फोर्सेस को। तो बस हो गया, डन। F मैग्नेटिक इक्वल्स टू 2T। F मैग्नेटिक क्या होगा? IL, L कितना है? 2R इंटू B इक्वल्स टू 2T। 2 कैंसिल हो गए यहाँ से, R की वैल्यू यहाँ रख दो। तो T की वैल्यू क्या आ गई? T की वैल्यू आ गई IL बाई 2π इंटू B। तो कोई इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, इसमें क्या है? इसमें है कि ये कंडक्टिंग रेल है, यहाँ पे एक सेल लगा दिया गया है और इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ली गई है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और यहाँ पे एक सेल है। इस बार I की वैल्यू गिवन नहीं है, इस बार I आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट से निकालना पड़ेगा। तो देखो, करंट इधर से फ्लो होगा ऐसे, तो क्योंकि कंडक्टिंग है तो करंट ऐसे फ्लो होकर इधर आए, फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो I की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, I की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। तो I इक्वल्स टू क्या होगा? I इक्वल्स टू E बाय R। सबसे पहले ये कैलकुलेट हो गया, और इसकी लेंथ गिवन थी यहाँ पे L, ये गिवन है इस क्वेश्चन में, L लेंथ की है, ठीक है। अब इस पे फोर्स देखो, फोर्स किधर होगी? तो B किधर है? अंदर। L वेक्टर किधर है? इनिशियल से फाइनल में स्ट्रेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे। तो L को क्रॉस करो अंदर, तो थंब किधर आ रहा है? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। तो F मैग्नेटिक इज I L B। L और B के बीच का एंगल क्या है? देखो, L वेक्टर इस प्लेन में, B अंदर है, एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो गया यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को जब खोलोगे तो, ठीक है। I की वैल्यू हो गई E बाय R, L की वैल्यू L इंटू B,
ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें देखो मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिक्स किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, देखो मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन होता, दिस इज रफ, ये रफ होता, ठीक। तो आपसे ये पूछ सकते थे कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए इसको जस्ट रोकने के लिए। तो इसका मास भी दिया हुआ है m, तो क्या होगा देखो, ये इधर इस फोर्स के कारण ये आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स। तो आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जस्ट इक्वल हो जाना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स के, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू एन, और एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी। तो म्यू एम जी इक्वल्स टू ई बाई आर इंटू एल इंटू बी। तो यहाँ से म्यू निकल आएगा, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि बैटरी की कितनी मैक्सिमम वैल्यू आप लें कि स्लाइडर को जस्ट मूव करा सको, तो इतनी वैल्यू आप लो ताकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो इसके फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर पाए, ठीक है। तो इस पर मैकेनिक्स भी मिलाकर पूछे जा सकते हैं क्योंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। तो कॉपी कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 3 डायमेंशन है, वायर जो है वो 3 डायमेंशन रास्ते से जा रहा है, ऐसे गया, इधर गया, इधर गया, फिर ऐसा आके यहाँ आके रुक गया। इसके इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। इसमें करंट गिवन है कि आई फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बी है क्रॉस में। क्रॉस का मतलब समझ में आ रहा है, एक्स को वाई से कर्ल करो तो जेड इधर आ रहा है, यानी कि प्लस जेड इधर है, तो क्रॉस अंदर है मतलब माइनस जेड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे समझते हैं इसको, इसका मतलब क्या हुआ, B इक्वल्स टू माइनस बी के कैप, ऐसे। इसको बी नॉट ले लो चलो ताकि इसको डिस्टिंग्विश कर सकें, बी नॉट। तो B इक्वल्स टू बी नॉट के कैप, ऐसे है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, इसमें L वेक्टर निकालना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से यहाँ पे कैसे देखोगे। तो सबसे बढ़िया मेथड जो है यहाँ पे वो है इस कंसेप्ट को समझना कि इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप बनाओ ऐसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो कैसे इसको आप लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं बताना जरा। फाइनल कोऑर्डिनेट को इनिशियल कोऑर्डिनेट से माइनस कर दो, तो F मैग्नेटिक इक्वल्स टू आई एल वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर। तो आई एल क्या है, फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दो। तो फाइनल कोऑर्डिनेट को इनिशियल से माइनस करो जल्दी फटाफट, क्या आएगा देखो। तो L माइनस 0 इज L, तो L आई कैप, समझ में आया। 0 माइनस L, तो माइनस L जे कैप, प्लस 2L माइनस 0 इज 2L के कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर L, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का किधर है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस के कैप में है, तो माइनस बी नॉट के कैप। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, अब आपको करना क्या है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक रूल लगा देना है ना। आई को क्रॉस करोगे के से, या उस तरह का डिटरमिनेंट वाला मेथड बना लो, खैर वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर केवल के है। तो आई को के से क्रॉस करो तो माइनस जे होगा, लेकिन एक माइनस पहले से तो प्लस बना देगा। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे निकलेगा फोर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 स्ट्रेट वायर है, 2 स्ट्रेट वायर दोनों में करंट फ्लो हो रही है, उस पर फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक। अब 2 स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रही है, उसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसे होगी वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 2 स्ट्रेट वायर हैं, अब 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी या 2 के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखोगे और दूसरे के कारण करंट देखोगे, तो वो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है। तो अब आपको पहला कंसेप्ट जो आपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर निकालने का जो फॉर्मूला था वो यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 1 के कारण मैं 2 पे देख रहा हूँ, तो मैं एक छोटे से एलिमेंट पे देखूंगा, इतने लेंथ पे देख रहा हूँ, ठीक। ये लेंथ है मेरा DL, क्योंकि ये वायर 2 है तो इसमें DL2 लिख दे रहा हूँ मैं। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ किधर होगी, डायरेक्शन बताओ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर कर्ल करो,
तो कर्ल करोगे तो इनटू द प्लेन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इनटू द प्लेन इज मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इनटू द, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू करंट इन 1, इसलिए B1 है, ठीक है। तो B1 क्या होगा, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 बाई 2πt, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स इन्फिनिट, ठीक है ना, इन्फिनिट फ्रॉम बोथ द एंड्स, ऑल राइट। अब इधर करंट की डायरेक्शन है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स का फॉर्मूला है I dl × B, dl की डायरेक्शन इधर है, क्रॉस करो B के साथ, तो अंदर की तरफ कर्ल करो, तो थंब किधर आ रहा है, इधर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये dF इन 2, तो देख रहे हो ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब दो करंट कैरिंग कंडक्टर सेम डायरेक्शन में अगर करंट कैरी करेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो देखो फोर्स लिखने का मेथड क्या होगा, अगर आप सेकेंड वायर में फोर्स निकाल रहे हो तो करंट सेकेंड वायर का लेना होगा, लेंथ भी सेकेंड वायर का लेना होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण लेना होगा, ठीक है। अब देखो DL और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, साइन 90, साइन 91 हो गया, है ना, तो इसको लिख सकते हो DL to B1, ठीक है। अब इस लेंथ को नीचे ले जाओ, मतलब इस साइड ले आओ, तो ये क्या बन गया, फोर्स बाई लेंथ इक्वल्स टू I2 इंटू B1, ठीक है। तो इसको एक फॉर्मूले की तरह बना सकते हैं कि फोर्स कैसे निकलेगा, करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, करंट इन 2 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, तो दिस इज नॉट टोटल फोर्स बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसको अगर फॉर्मूले में रख दो तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, ये निकल के आ जाता है। और ये अट्रैक्टिव होगा इफ द करंट डायरेक्शन इज सेम, तो अट्रैक्टिव फोर्स if same direction of current, if same direction of current, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू IL क्रॉस B, ये फॉर्मूला में फोर्स की पोजीशन कहाँ होगी, कहाँ लगेगा, जैसे ये एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको फोर्स फील हो रहा है इधर, तो वो फोर्स को तुम यहाँ दिखाओगे कि यहाँ कि यहाँ कि यहाँ, कहाँ दिखाओगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ होगा, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज एट सेंटर ऑफ मास ऑफ वायर, लेकिन कब, इफ B इज यूनिफॉर्म, अगर ये यूनिफॉर्म है, अगर B यूनिफॉर्म है तभी ये बात सही है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हो कि यहाँ पे फोर्स फील हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिसमें फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स कैसे निकालेंगे और टॉर्क कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टॉर्क 0 होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लग रहा है, तो कोई फोर्स और है ही नहीं जिसका टॉर्क आ रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 होगी, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म के कारण, क्योंकि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी ना, B पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इस पूरे में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म है। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट केस, नॉन यूनिफॉर्म केस। तो एक नॉन यूनिफॉर्म केस लेते हैं, देखो ये है स्ट्रेट वायर, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे डिस्टेंस लेके जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप इस वायर को इस तरह से रख दें, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दें, तो अब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देखो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, इसीलिए फोर्स भी वेरी करेगा, तो आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट निकाल लेंगे, ठीक है, dx निकाल लेंगे। अब इस dx पे फोर्स कि किधर लगेगा पहले ये निकालते हैं। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इनटू द प्लेन, ऐसे
इनटू द प्लेन। अब B है इधर, करंट है इधर, तो F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। तो आई एल इधर हो गया, क्रॉस बी अंदर की तरफ क्रॉस, तो फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी एफ। ठीक है, अब ये डी एफ की मैग्नीट्यूड क्या होगी, लगा दो वो फॉर्मूला। 2 में निकाल रहे हो तो I2 लेकिन B1 लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। B1 कैसे निकालोगे, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 x। x क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है ना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो यहाँ dx है, यहाँ x है, इनको कर दो अलग। तो dx बाई x का इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू करना है, x की वैल्यू यहाँ से शुरू करना है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे d, और यहाँ पे ख़त्म करना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, d प्लस एल। तो x इक्वल्स टू डी से d प्लस एल तक इंटीग्रेट कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो x में लिमिट लगाओगे तो वो माइनस होगा बीच में, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। ये आ गया फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की टोटल मैग्नीट्यूड ये होगी। लेकिन इसमें टॉर्क कब आएगा, क्योंकि अब आप सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते कि सारा फोर्स वहीं एक्ट कर रहा है ना। क्योंकि देखो इधर पर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इधर फिर थोड़ा कम होगा, इधर और कम होगा, फिर और कम होगा, और कम होगा, इधर बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क आएगा विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक। इसके अबाउट टॉर्क निकालो, इसके अबाउट। तो देखो इस DF का टॉर्क निकालना है तो आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस टॉर्क कैसे निकलता है, जिसके अबाउट निकाल रहे हो वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, क्योंकि ये फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखते जाओ ध्यान से। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी है l/2, ठीक है। अब ये l/2 में अगर आप d जोड़ दो, l/2 में d जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस आ गया, उसमें x को घटा दो तो आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस, समझ में आया। ये कंप्लीट डिस्टेंस में ये डिस्टेंस माइनस कर दो तो ये निकल आएगा डिस्टेंस, क्लियर। तो मैंने टॉर्क कैसे निकाला, l/2 प्लस d माइनस f। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू डी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब डी एफ की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी डी एफ की। अब इसको यहाँ रख दो, तो म्यू नॉट I1 I2 dx बाई 2πx इंटू दिस डिस्टेंस। इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम d से l प्लस d तक। तो ये नॉट नेट टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये था टॉर्क और फोर्स की बात, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है ये हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, अब मैग्नेटिक डाइपोल हम पढ़ेंगे, ठीक। इसको कॉपी कर लीजिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। डाइपोल मतलब दो पोल्स होते हैं। जैसे मैग्नेट आपने देखा होगा, बार मैग्नेट की जानकारी अगर हो आपको, तो बार मैग्नेट कैसा होता है, यहाँ एक साउथ पोल होता है, यहाँ एक नॉर्थ पोल होता है ना। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, अंदर में ऐसा और ऐसे बाहर निकल रहा होता है, यूँ, है ना। तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। सिमिलरली यहाँ देखो, एक करंट कैरिंग लूप जो है, करंट कैरिंग लूप, उसका भी फील्ड पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस मैग्नेट का है, ठीक है। तो एक करंट कैरिंग लूप चाहे जिस भी शेप की हो, लूप का मतलब क्या होता है, शुरू जहाँ है ख़त्म वहीं होना। किसी भी शेप की करंट कैरिंग लूप हो, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो करंट कैरिंग लूप ऑफ एनी शेप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इफ इट इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल देन इट शुड हैव अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, इसमें देखो साउथ टू नॉर्थ है, तो इससे करंट फील्ड पैटर्न देखते हैं। देखो ये करंट है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था कि लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है। तो आप इसमें ऐसे फिंगर को कर्ल कर लो, थंब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल के आएगी। तो ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया, ऐसे इस तरह से, ठीक है। इसमें एरो गलत हो गया, ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर यूं, इस तरह से।
तो ये फील्ड पैटर्न है। तो अगर ये फील्ड पैटर्न है तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह ही फील्ड पैटर्न दिखा रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से होगी, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बट व्हाट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट? जस्ट लाइक अ डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखेंगे? तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। अब अगर n नंबर ऑफ लूप्स हैं तो वो भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि n टाइम्स करंट आ रहा है उसमें। ठीक है, a इज द एरिया एनक्लोज ऑफ लूप, जो लूप की एरिया है वो होगी a। n क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या हो गया? करंट फ्लोइंग इन द लूप। ठीक, ये हो गई। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जस्ट लाइक अ डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिमिलरली मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल्सो अ डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो इसकी डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्या करना है? करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करना है, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो डायरेक्शन इज सीन बाय राइट हैंड थंब रूल। करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करना है, थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इस पॉइंट को। सपोज यहाँ पे एक लूप है, ऐसे सर्कुलर है, इज अ सर्कुलर, द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस इज I। ठीक है, और रेडियस है r। ठीक है, करंट I है। आपको बताना है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू पाई आर स्क्वायर, I इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे देखोगे? तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो डॉट आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे उनका। ठीक है, तो 3D फिगर में देखते हैं 3D फिगर में कैसे निकलेगा। उसके पहले मैं एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता हूँ स्पाइरल के कारण। स्पाइरल इज ऑल्सो लूप, उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो कॉपी दिस। चलो ये स्पाइरल देखते हैं, ये स्पाइरल के कारण मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि इसकी रेडियस पूरे टाइम चेंज हो रही है। इसमें एक बार करंट आपने फ्लो करा दिया I, तो पूरे में I ही फ्लो होगी, कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल। तो इसमें एरिया वेरी कर रहा है, तो आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर ऐसे एक dr रेडियस ले लो, dr थिकनेस की रेडियस बना लो। तो r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस में dr थिकनेस आपने ले लिया ऐसे। ठीक है, dr थिकनेस। तो इस dr थिकनेस में टर्न्स कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा? r टोटल है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r, तो r में टर्न्स कितने थे? n। तो dr में कितने होंगे? क्योंकि यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म इनके बीच का डिस्टेंस है, टर्न्स यूनिफॉर्म था, वो गिवन था। तो n बाई आर इंटू डी आर, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो dn इज इक्वल्स टू n बाई आर इंटू डी आर। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा? स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू करंट वही रहेगा जो आपने फ्लो करवाया, एरिया क्या हो गया? स्मॉल r स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो वो कितना हो गया? तो पाई इंटू आई इंटू आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रख दो n बाई आर इंटू डी आर। तो मैग्नेटिक मोमेंट टोटल इज इंटीग्रेशन ऑफ जो कांस्टेंट है उसको पहले ही बाहर निकाल लो, तो हो गया पाई इंटू आई इंटू एन बाई आर, ये सब बाहर आ गया और इंटीग्रेशन में रह गया आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम 0 to r। ये हो गया टोटल। अब देखो सभी के कारण डायरेक्शन बाहर ही है, सभी के कारण बाहर है। ठीक है, तो इसीलिए सभी को जोड़ सकते हो आप। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बाहर हो गई, ऐसे निकलता है स्पाइरल के कारण। ठीक, अब लेते हैं 3D फिगर। अगर 3D फिगर में लूप बना है तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट? 3D फिगर के कारण मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देखेंगे। ठीक, देखो
जैसे ये है, इसमें क्या हो रहा है कि इस प्लेन में है लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो है वो बाहर है, लेकिन बना तो एक लूप रहा है, ठीक है, एक लूप बन रहा है। तो लूप के सभी साइड की लेंथ L है और करंट इसमें I फ्लो हो रही है, दिस इज I करंट इज फ्लोइंग, ठीक। तो इसके कारण कैसे निकालें? तो देखो इसको आप किस पॉइंट से इसको सॉल्व करेंगे, इसमें एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। इसको इमेजिन कर लो कि ऊपर एक लूप बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो अगर ये लूप बन रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, है ना, और नीचे भी एक लूप बन रहा है तो उसको ऐसे क्लोज फिगर बना दो। अब बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरह से होगी। तो क्योंकि इन दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों एक ही पॉइंट है, ये तो मैंने गैप बना के दिखा दिया है, पर एक ही पॉइंट है, तो ये दोनों अगर एक पॉइंट होंगे तो करंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू शीट्स लाइक दिस, ठीक है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है यूं, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ये I है, ये भी I है करंट, ठीक है ना। अब ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का एरिया सेम होगा, ऑल्दो मेरा फिगर सेम नहीं दिख रहा, बट सेम ही है ये, ठीक है। ऐसे ऊपर और नीचे दोनों का एरिया सेम होगा और करंट भी सेम है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू एल स्क्वायर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का। अब सुनो, है तो ये वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं? डायरेक्शन देखने के लिए करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो, थंब विल गिव यू द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर है, तो अंदर को ऐसे दिखा दो क्रॉस, और इसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी होगी? इस तरह से। करंट की डायरेक्शन ऐसे इस प्लेन में ना, ऐसे बाहर है, और करंट की डायरेक्शन इस तरह है तो नीचे होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे। तो आपके लिए क्या हुआ? एक मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, ठीक है, एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे अंदर की ओर ऐसे, ठीक है। तो अगर दो हैं, दो इस तरह से, यूं इस तरह से, ठीक है, देख पा रहे हो दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, ये भी m ये भी m ऐसे, ठीक है। अब इस तरह से अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट बताओ। तो इसकी रिजल्टेंट हो गई m नेट इज रूट अंडर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरह जोड़ना पड़ेगा। तो m रूट 2, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। क्लियर? अब वही यहाँ पे लगाओ, वही कंसेप्ट इसमें लगाओ। अब देखो किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड ये लूप बना हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे इमेजिन करोगे? इसको इमेजिन करेंगे, यहाँ पे लूप कंप्लीट कर लो ऐसे, ठीक है, और इसका लूप ऐसे कंप्लीट कर लो, ठीक। तो इसमें करंट ऐसे जा रही होगी, इसमें करंट ऐसे जा रही होगी, तो ऊपर वाला यूं ऐसे ये, और इससे करंट मैग्नेटिक मोमेंट कैसी होगी? ये करंट की डायरेक्शन है तो नीचे की ओर ये हो गया, तो ये m/2 होगा, क्योंकि आधा है, एरिया इसकी आधी हो गई ना, क्योंकि ये डायगोनल से जा रहा है। अब इसके कारण देखो इधर, यहाँ पे आप बना लो ये वाला शेप, ये वाला शेप, तो इसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी होगी बताओ, जल्दी से बताओ। करंट अंदर की ओर ऐसे, ये है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आपके लिए एक वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर यहाँ पर है, इसमें है m/2, इसमें है m, तो इसकी रिजल्टेंट ऐसे होगी, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं 3D फिगर का मैग्नेटिक मूवमेंट। अब सर्कुलेटिंग चार्ज के कारण देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाला जाता है। अगर चार्ज सर्कुलेट हो रहा है तो क्या वो मैग्नेटिक मूवमेंट देगा या नहीं, उसको देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सर्कुलेटिंग चार्ज के कारण निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो इस r रेडियस में सर्कुलेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यू कंटिन्यूसली। तो इसके घूमने के कारण सबसे पहले निकालेंगे करंट कितना है, करंट। तो करंट कैसे निकालें? तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई, यहाँ टाइम होगा टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड हो गया v, तो ऊपर आ गया, तो ये हो गया करंट।
अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू करंट इंटू एरिया, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो, क्यू वी बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई और आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई 2। लेकिन है तो ये मैग्नेट वेक्टर, तो डायरेक्शन कैसे लेंगे? अगेन पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है उधर ही करंट होता है, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि करंट इस तरह से है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आउट ऑफ द प्लेन, तो डॉट हो गया, ठीक। अब मैं इसी में साथ ही साथ एक और टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, और वो है एंगुलर मोमेंटम। रोटेशन वाले चैप्टर में आपने अभी पढ़ा ही होगा, क्रैश कोर्स उसका भी जस्ट ओवर हुआ। तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? अगर एक पार्टिकल सर्कुलर में घूम रहा है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक। तो उसके लिए क्या करोगे? मान लेते हैं एम मास का है, तो आर वेक्टर इस तरह से है, तो एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, यही होता है। तो आर क्रॉस पी, पी किधर होगा? जिधर वेलोसिटी है, तो हमेशा आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो क्रॉस को खोलोगे तो साइन 90 बनेगा, तो आर इंटू एम वी हो गया, तो इसको एम वी आर लिख सकते हैं। किधर है ये? आर क्रॉस पी, अगेन आउट ऑफ द प्लेन। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं? आर वेक्टर, आर क्रॉस पी करना है, आर वेक्टर क्रॉस पी बाहर की ओर। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम आई है, लेकिन L is parallel to M only when charge is positive। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो फिर एंटी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो L is एंटी पैरेलल टू M if Q is नेगेटिव, ठीक है। अब सुनो, मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, तो m डिवाइडेड बाई l, देखो तो क्या आ रहा है? m को l से डिवाइड करो, तो क्यू वी आर और एम वी आर, क्यू वी आर बाई 2 और एम वी आर, तो वी आर कैंसिल, तो m बाई l इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? Q बाई 2m। ये m है मास, ये m क्या है? मास। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं इस एग्जांपल से ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि इसको कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पता है और मास पता है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। दिस रेशियो इज वैलिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वैलिड फॉर all types of body, but charge distribution should be uniform, सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रू है। सभी शेप में आप भी लगा सकते हो, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इस रेशियो को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस रेशियो का
आपको यूज़ दिखाता हूँ क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है। काफ़ी आसान हो जाता अगर आपको ये रेशियो पता होता है तो, ठीक। कॉपी कीजिए। चलो फिर तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का यूज़ देखते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर में क्यू चार्ज है और ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो इसके कारण आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी। तो देखो सिंपल सा गायरोमैग्नेटिक रेशियो आप लगा दोगे, m/l इक्वल्स टू q/2l। q दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, आपको l चाहिए, तो l कैसे निकलेगा? l आपने पढ़ा ही होगा रोटेशन वाले चैप्टर में कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम आप एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं आई ओमेगा। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा? 2/3 mr²। हॉलो है, ज़्यादा होगा सॉलिड के मुकाबले, तो एल को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया। आई ओमेगा, आई 2/3 mr² इंटू ओमेगा, दैट्स फिनिश, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब होगा ये? जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे ये एक रॉड है, इस रॉड में चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा नॉट एक्स, एक्स इधर माना गया है, तो क्या उस m/l को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे करना होगा? बिल्कुल बेसिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट निकाल लो, ऐसे dx, ठीक है, dx। अब ये जो dx है इसी में चार्ज है वो dq, और ये जो dq है वो ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। तो इस dq को घूमने में टाइम कितना लग रहा है? ओमेगा से घूम रहा है, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, दिस इज द टाइम पीरियड। तो करंट कैसे निकालोगे? करंट इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम पीरियड। अब चार्ज क्या होगा? चार्ज होगा लैम्डा dx। लैम्डा कितना है? लैम्डा है लैम्डा नॉट x dx, तो यहाँ वैल्यू रख दो लैम्डा नॉट x dx, ठीक है। ये हो गया dq, टाइम से डिवाइड कर दो, तो टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 2π इंटू ओमेगा। ये हुआ करंट, लेकिन आपको निकालना क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट छोटा सा, इस छोटा सा करंट इंटू एरिया, एरिया क्या होगा? πx², एरिया इज πx², क्योंकि इसके लूप की एरिया क्या है? रेडियस x है, πx²। तो di यहाँ से रख दो, तो लैम्डा नॉट इज अ कांस्टेंट टर्म, क्वेश्चन में गिवन था। ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई 2π इंटू 1 मोर पाई इंटू एक x x³ dx, ठीक है। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। अब इसको 0 टू l लेंथ तक था ये, ठीक है, ये l लेंथ की रॉड है, बस कर दो सॉल्व, ठीक है। तो जब भी नॉन लीनियर गिवन हो, नॉन यूनिफॉर्म गिवन हो, नॉन यूनिफॉर्म, तो आपको बेसिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा चार्ज लेना होगा और उसको एक लूप में जो करंट प्रोड्यूस होगी उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो डाइपोल को अगर फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? सब कुछ वही कंसेप्ट लगेगा जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था। तो देखते फोर्स और टॉर्क क्या होगा। चलो, तो इस लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इसको देखते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का है, पहले ये देखो, एक है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म में रखोगे तो नेट फोर्स 0 होगा, यूनिफॉर्म में नेट फोर्स 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है I L क्रॉस B। अब L क्या है? इनिशियल से फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, इसीलिए फोर्स 0 हो जाएगा। अब उसमें टॉर्क भी लगेगा M क्रॉस B। ये कहाँ से लिखा मैंने? इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसको टॉर्क फील होता है P क्रॉस E, तो P की जगह M आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा। और पोटेंशियल एनर्जी होगी -m.b, बिल्कुल वैसा ही -p.e की तरह। अच्छा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे तो फोर्स अब नॉन ज़ीरो होगा,
फोर्स जीरो कब होता है? जब यूनिफॉर्म में रखते हो। नॉन जीरो कब होता है? जब नॉन यूनिफॉर्म में रखते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म में कैसे निकालेंगे? एम डी बी बाई डी एल। डी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज आया, उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक। तो जब भी करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसको फोर्स फील होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो फोर्स फील नहीं होगा। टॉर्क क्या होगा? एम क्रॉस बी। तो इन पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आओ उस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है ताकि आप समझ पाएँ कि वो जो मैंने कंसेप्ट दिया उसको यूज़ कैसे करना है। जैसे ये लूप है, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड आपने इस तरह से आपने छोड़ रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा ये देखते हैं। तो क्योंकि बी यूनिफॉर्म है तो एफ नेट इक्वल्स टू 0, पहली चीज़, क्योंकि बी यूनिफॉर्म है, कोई सोचना ही नहीं है। अब टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो एम पहले निकालो, एम। तो एम की डायरेक्शन कैसे होगी करंट की डायरेक्शन में? तो ये हो गया एम, ये है एम, और मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो एम वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो एम को बी से क्रॉस कर दो इस तरह से, एम क्रॉस बी। तो ये ऐसे टर्न होना चाहेगा, ठीक है, इस तरह से टर्न होगा। तो एम क्रॉस बी, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो एम बी साइन 90 हो जाता है, ठीक है। ऐसे निकलेगा टॉर्क। पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहो तो माइनस एम डॉट बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो 0 होगा। आई बात समझ में? अब इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज़ करेंगे। अब इसको मैकेनिक्स में आप मिलाकर पूछ सकते हैं, ठीक है, या कहीं भी आपको मैकेनिक्स में मिलाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रिक्शन वगैरह सारा इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि टॉर्क आ रहा है यहाँ पे। तो कैसे क्वेश्चन बन रहा है देखो, ये एक रॉड है, रॉड का मास m है, ठीक है। इधर एक स्ट्रिंग है, इधर एक स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग से इसको बांध के रखे हैं। तो टेंशन क्या होगा? ये आपने रोटेशन में शायद कहीं क्वेश्चन इसको किया होगा, तो दोनों में टेंशन इक्वल आता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास पर यहाँ पे mg लग रहा होता है। अब इस क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा क्या किया हुआ वो देखो, यहाँ पे एक वायर लगा दिया गया है, एक लूप बना दिया गया है, लूप, इसमें करंट आई इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से स्विच कर दिया गया है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, यूनिफॉर्म। ये एक्स्ट्रा काम हो गया। अब बताना है टेंशन क्या हो। तो कैसे करें? इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाओ बढ़िया से, बिल्कुल। तो इधर क्या लग रहा है? T1, इधर क्या लग रहा है? T2, और सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा? mg। तो इक्वेशन नंबर 1, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg, ये हो गया इक्वेशन 1। इसमें इस डाइपोल के कारण कोई फोर्स क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि B यूनिफॉर्म है, फोर्स 0 होगा, है ना, इसलिए कोई फोर्स उसके कारण नहीं आएगा। लेकिन टॉर्क की इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, उसमें ज़रूर ये इन्वॉल्व होगा। तो मैं इसके अबाउट ले लेता हूँ, अबाउट दिस P। तो अबाउट P के अबाउट, तो P के अबाउट mg का टॉर्क इधर आएगा, mg का टॉर्क इधर आएगा। कैसे? mg इधर है, डिस्टेंस l/2 है, तो उसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है वो। तो ये हो गया mg इंटू l/2। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। T2 का टॉर्क 0, T1 का टॉर्क उसको उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ऑपोजिट, है ना, तो उसको आप माइनस लिख सकते हैं। तो T1 इंटू एल, किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इधर है, ये इधर है, इसीलिए माइनस है, ठीक है। लेकिन अब एक्स्ट्रा आ गया, इसके कारण भी टॉर्क लेना पड़ेगा। अब वो कैसे करें? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, करंट की डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ, करंट की डायरेक्शन ऊपर ले लेता हूँ, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर लो ऐसे, ठीक। तो कर्ल करने के बाद ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, यूँ, इस तरह से। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो इसको टर्न किधर मिलेगा?
आर एम क्रॉस बी, देखो ध्यान से देखना, इधर है एम और इधर है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो ये इसको इस डायरेक्शन में कर्ल करेगा क्योंकि एम क्रॉस बी होता है, तो इसके कारण एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई। ठीक है, किस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, देखो T1 के डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, तो इसको आपने माइनस ले रखा है, तो यहाँ माइनस एम बी साइन 90 हो गई। ठीक है, अच्छा m की वैल्यू के लिए रेडियस भी दे देना पड़ेगा, तो रेडियस दे देता हूँ मैं, रेडियस इक्वल्स टू r, तो m इक्वल्स टू क्या हो गया I इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपको इस सेंस में निकालना है, तो समझ में आ रहा है, इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को उधर भेज दो, तो इक्वेशन क्या निकल के आया, mg L/2 इक्वल्स टू T1 इंटू एल प्लस mb, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये टर्म जो है ये आपने एक्स्ट्रा सीखा। ठीक, इसी तरह से आप कई मैकेनिक्स के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं इस टॉर्क का कंसेप्ट। तो टॉर्क के लिए आपको क्या करना होता है, पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है, फिर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है वो देखना होता है, और m से b के डायरेक्शन में कर्ल करो, उधर वो उसको घुमाना चाहेगा। ठीक है, जैसे इसमें इधर घुमाना चाह रहा है। ठीक, तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट इन यूनिफॉर्म फील्ड। अब एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल देते हैं। एक नॉन यूनिफॉर्म केस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये छोटी सी लूप है, ये छोटी सी लूप में करंट क्या है I2 और इसमें क्या है I1। इस पे फोर्स कितना फील हो रहा है इससे कारण वो निकालना है। जैसे लूप के कारण आपने देखा था ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, Fm/dv/dy। अब जिस पे फोर्स निकालना है स्मॉलर पे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, और जिसके कारण निकालना है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है आपको। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वाई डिस्टेंस पे एक्सेस वाला फॉर्मूला लगा दो, तो म्यू नॉट यहाँ पे क्या लिखोगे I, किसकी I1, तो म्यू नॉट I1 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू n इसका नंबर ऑफ टर्न्स है, बाई 2 r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 3/2, उसको dy से डिफ्रेंशिएट कर देना, और m2 लोगे इसके कारण, तो m2 क्या लिखोगे, m2 लिखोगे नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, दिस इज द फोर्स, ऐसे निकलेगा। तो y का फंक्शन आपको बना लेना है और उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो ऐसे निकालते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एनर्जी बेस्ड लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें एनर्जी का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व रहेगा। देखो क्वेश्चन कैसा है, ये एक कंडक्टिंग रिंग है, इस रिंग में यहाँ पे हिंज किया गया है, मतलब इस एक्सिस में ये रोटेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, इसमें करंट फ्लो हो रहा था। अब क्वेश्चन ऐसा है कि एकदम से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे छोड़ दिया जाता है इस तरह से पूरे इस एक्सिस में, यूँ मैग्नेटिक फील्ड B ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब उसकी ओमेगा क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखो ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन में क्या होगा, फाइनल पोजीशन में इस तरह से हो जाएगा, यूँ इस तरह से। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, और करंट इसमें इस तरह से फ्लो हो रही होगी, ये है करंट। ऑलराइट, अब क्वेश्चन देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो रिंग है ये रिंग, तो mr²/2 प्लस mr², ये लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इस एक्सिस पे लिया है ऐसे, तो बिल्कुल एक्सिस पे सेंटर से पास होता है तो mr² होता है, लेकिन डायमेट्रिकल एंड पे mr²/2 होता है। ये आपने पढ़ लिया होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया है और वहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आता है। एनीवेज ये कैसे हुआ ये आप समझ रहे होंगे, ये इसकी एक्सिस है। ऑलराइट, अब सुनो, इसमें जब एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट के कारण भी होगा। तो चलो देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है। तो करंट के डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करो, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये है।
ठीक है, दिस इज इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज फाइनल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इनिशियल देखो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल क्या है एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ पे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो चलो इसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस भी मैंने यहीं पर ही ले लिया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये मूव नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अब फाइनल देखो, फाइनल ऐसे हो जाएगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना, पहले यहाँ था, अब ये ऐसे हो जाएगा ना, एक्चुअली ऐसे हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया सेंटर ऑफ मास, तो कितना हाइट ऊपर गया r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशन हो जाएगी mg/r। अब डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस m डॉट बी। ठीक है, अच्छा इनिशियली इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इनिशियल 0 है। फाइनली इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, मोमेंट भी इधर है, एंगल 0 डिग्री हो गया। तो माइनस एम बी कॉस 0। ठीक है, और उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई वहाँ से लिख लेना। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो, ओमेगा आ जाएगा। तो देखो मैकेनिक्स के बेसिक्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बिल्कुल छोटी सी बात है, फोर्स देखना है, टॉर्क देखना है और एनर्जी देखना है, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक, अब इस मैग्नेटिज्म के उस छोर पे पहुँचते हैं जहाँ पे इसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे एक साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिज्म का क्या रोल है, उसको छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा मैं कवर कर लेता हूँ उसको भी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या है, इस पॉइंट को समझते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसको चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई स्पीड में आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं यूजिंग साइक्लोट्रॉन। अब इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है, इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज़ यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। इसकी जो प्रिंसिपल है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर घूमता है तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो उसके स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करती है, उसी का फ़ायदा अपन उठाते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसको यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं समझना, इसका जो सेटअप है उसको समझना बढ़िया से। ये एक कंडक्टिंग डी शेप का मटेरियल का एक कंडक्टर डी, ठीक है, ये हॉलो है, हॉलो। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं एसी जैसा, जिसको ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाता है, इस जगह पे एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, पॉजिटिव ले लेता हूँ, चलो क्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेटर है, तो ऑसिलेटर का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो चलो पहले मान के चलते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकता। तो जब ये चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा, तो अंदर जाने के बाद कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, अब सुनो क्या होगा, जैसे ये अंदर घुसता है वैसे इसकी वेलोसिटी आ जाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। ठीक है, इनटू द प्लेन। अब वेलोसिटी है बाहर, वेलोसिटी है ऐसे बाहर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो फोर्स किधर फील होगा, इधर। तो ये इस डायरेक्शन में सर्कुलर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ना होकर ऐसे बनने लगेगा, ऐसे। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले जाता हूँ ताकि थोड़ा एक सिमेट्रिकल बन जाए, ऐसे बनने लगेगा। तो यहाँ पे सर्कल बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है नहीं, तो बिल्कुल सर्कल बनेगा। ठीक है जी, अब जैसे ये कंडक्टर के बाहर आता है, वैसे ही इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब इधर हो गया प्लस और इधर हो गया माइनस, तो ये जब प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जिधर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी।
अब वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल्स टू mv बाई क्यूबी, ये होता है। तो अगर v बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, तो अब ये बड़े रेडियस पे घूमेगा ऐसे। फिर जैसे ये बाहर आएगा वैसे ही फिर से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, लेकिन उसको बाहर निकलने का जो टाइम पीरियड है वो हमें पता है, टाइम पीरियड होता है 2πm बाई क्यूबी। m और q आपको पहले से पता है, b आपने सेट कर रखा है, तो टाइम पीरियड आपको पता होगा कितने टाइम पीरियड वो बाहर आएगा, तो उतना ही टाइम इंटरवल में आप इसकी ऑसिलेटर की पोलैरिटी चेंज कर दोगे, ठीक है। तो ये ऑसिलेटर ऐसा ही काम करेगा। अब फिर से जैसे ये बाहर आएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो बड़े से रेडियस में फिर वो घूमेगा। तो इसी तरह से हर मोशन के बाद इसकी रेडियस बढ़ते जाएगी और निकलने के टाइम बिल्कुल हाई स्पीड में ये बाहर निकलेगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा। यही होता है ऑसिलेटर। अब सुनो, क्योंकि ये जो रेडियस ऑफ डी है ये फिक्स है, तो मुझे पता रहेगा कितने रेडियस का वो घूम पाएगा एक सर्कल में, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्पीड पता होगी, कितनी स्पीड उसकी होगी। तो इसीलिए आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो वो कैसे होगा, इस पे अगर न्यूमेरिकल आना है तो मैं आपको बता देता हूँ, इस कंसेप्ट पे आएगा। तो पॉइंट नंबर 1, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज क्यू वी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसकी बार बार बढ़ेगी कि कितना बढ़ेगा, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने यहाँ पे रखी है वो v है, पोटेंशियल डिफरेंस इज v इस d के अक्रॉस, और चार्ज पार्टिकल की चार्ज है q, तो qv इसको जो एनर्जी मिलेगा वही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। ईच टाइम दे क्रॉस वन डी टू अदर, एक डी से दूसरा डी जब क्रॉस करेगा तो qv टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज़ हो जाएगा, ठीक है, इतना बढ़ गया। अब द आयंस आर एक्सेलरेटेड अंटिल दे हैव रेडियस अप्रॉक्सीमेटली दैट ऑफ डी, डी के रेडियस के बराबर तक उसकी एक्सेलरेशन होते रहेगी, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि v क्या होगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला, मैंने यहाँ से v लिखा है, तो v हो गया क्यूबी आर बाई एम। r क्या है, r एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द रेडियस ऑफ ट्राइजेक्ट्री जब वो निकल रहा होगा, विच इज एग्जैक्टली सेम एज रेडियस ऑफ d इक्वल टू रेडियस ऑफ d। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, और v यहाँ से रख दो, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फ्रॉम अ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले पे भी आ सकता है, तो रेडियस वगैरह आपको d से मिल जाता है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट साइक्लोट्रॉन का। अब इसी तरह क्विकली एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी देख लेते हैं, वो कैसे काम करता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखते हैं, इसमें क्या होता है। ये आप एमीटर वोल्टमीटर वगैरह जो पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है उस पर यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक रीडिंग लेने वाला आप मीटर बना देते हैं, और यहाँ एक एरो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें करंट की कॉइल यहाँ पे वाइंडिंग की जाती है, तो जब आप वाइंडिंग कर दोगे इसमें, तो वाइंडिंग करने के कारण ये क्या बनेगा, एक लूप बन जाएगा, ऐसे लूप, ठीक है, ये लूप बन जाएगा। तो दिस इज अ लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब आप बाहर में एक मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट रखेंगे, इस मैग्नेट की जो शेप है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सिलिंड्रिकल शेप का मैग्नेट होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देता है। रेडियल मतलब अलॉन्ग द रेडियस, अलॉन्ग द रेडियस मतलब इस तरह से होगा कि हमेशा ये इसके परपेंडिकुलर रहने वाला है, इस कॉइल के परपेंडिकुलर रहने वाला है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होने से फ़ायदा ये हुआ कि ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है, वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो प्रोड्यूस करेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो एंगल बिटवीन एम एंड बी इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। अब सुनो, क्योंकि एक डाइपोल है और मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो टॉर्क फील होगी, नेट फोर्स तो ज़ीरो है लेकिन टॉर्क होगा, तो ये घूमेगा, ठीक है। तो ये घूमेगा तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो आपको मिलेगी। अब ये घूमने की जो पॉइंट है वो यहाँ के करंट फ्लो होने के कारण है। आपने यहाँ पे करंट पास किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ गई, ठीक है। अब ये जो टॉर्क है वो इसमें रिस्टोरिंग स्प्रिंग जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, है ना। आपने पढ़ा होगा ये कि स्प्रिंग जब ट्विस्ट होगा तो वो भी वापस ऐसे घुमाएगा। तो अंडर इक्विलिब्रियम जितना डाइपोल घूम रहा है और स्प्रिंग जितना घुमा है वो दोनों बराबर हो जाएगा।
तो इसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई वो के थीटा हुआ। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये जो टॉर्क है उसको एम भी लिख सकते हो क्योंकि साइन 90 है। एम क्या होगा? करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब यहाँ से बाकी सारे टर्म को इधर भेज दो तो ये टर्म आपको दिखेगा, सारे का सारा टर्म ये कांस्टेंट हो गया। इधर जाके जब डिवाइड हो जाएगा तो ये कांस्टेंट है, सारे के टर्म कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिज्म फिक्स, एरिया फिक्स। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर करंट बढ़ाओगे तो एंगल भी बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा करंट पास करोगे तो ज़्यादा ट्विस्ट होगा। लेकिन इसकी भी ट्विस्टिंग एक फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक ये ट्विस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब देयर इज मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास्ड बिकॉज थीटा इज मैक्सिमम। इसी पे बेस्ड होता है वोल्ट मीटर, ये एम मीटर, इन सब की जो रीडिंग है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है कि देयर इज अ मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब उसको किसी अलग रीडिंग के लिए बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम करंट थीटा मैक्स के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे एमीटर जो है, आइडियल एमीटर की 0 रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है तो उसको शंटिंग करना पड़ता है। शंटिंग करने से इससे ज़्यादा करंट पास कर पाओगे। ये बहुत ही कम करंट होता है, मिली एम्पेयर के ऑर्डर का होता है। चलो, इसमें 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिफाइन कर लीजिए, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होता है कि कितना एंगल रोटेट हुआ कितने करंट पास करने पे, तो वो करंट के तरफ सेंसिटिव है। वोल्टेज सेंसिटिविटी या तो जो करंट है उसको उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो और थीटा से डिवाइड करना है, मतलब थीटा कितना रोटेट होता है इतने पोटेंशियल डिफरेंस में। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस। तो ये था डिवाइस, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज वेल एज साइक्लोट्रॉन। अब इस चैप्टर के दूसरे और लास्ट छोर पे पहुंचते हैं जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कस होगा और मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म कैसे आता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म इन मटेरियल देखते हैं कि किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म आता कैसे है। उसके क्यों का कारण अभी थोड़े टाइम बाद में बताऊंगा आपको। पहले मैं ये जो परमानेंट मैग्नेट है उसके बारे में मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं और उसको रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से, और सब कुछ मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब ये हाइपोथेटिकल मॉडल में आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, पर हमारे कैलकुलेशन के लिए आसान करने के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट, पहले परमानेंट मैग्नेट जो आपने एक्चुअली में देखा है, जो आप बचपन में खेला करते थे, जो आयरन पार्टिकल उसमें स्टिक कर जाता है, उस मैग्नेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, ठीक। अब ये एक डाइपोल है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल है। मैं जिस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स में, उसी तरह से मैं कैलकुलेशन ले जाना चाह रहा हूँ ताकि मुझे कोई डिराइव करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। देखो, ये जो नॉर्थ पोल है उस नॉर्थ पोल को ट्रीट करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरह, ठीक है। नॉर्थ पोल को ट्रीट करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरह, मतलब ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव साउथ पोल, तो जो चार्ज है, चार्ज वो होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। यहाँ एक टर्म यूज़ होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, उसको आप विजुअलाइज कैसे करोगे, जैसे चार्ज होता है, जैसे एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड भी तो है, +5 कूलम -5 कूलम। तो जिस तरह से चार्ज है उसी तरह से पोल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। जस्ट मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा म्यू से या फिर एम से, कोई एक तरीका फॉलो करेंगे। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। ये जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन पे, कितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन है उसमें, और एरिया ऑफ पोल पे। मतलब अगर इस तरह का मैग्नेट है, ऐसे इस तरह से, तो इस एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इस एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, ये हमारा एक इस तरह से हो गया, -Q और +Q की तरह, ठीक है। तो इसमें डाइपोल मूवमेंट किधर से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे होता है। ये M है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, P से। याद करो, इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2D लिया तो P इक्वल्स टू क्या होता था, Q इंटू 2D, यही होता था ना, है ना। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेटिक पोल।
मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज क्या हो गया, चार्ज हो गया प्लस म्यू माइनस म्यू, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या लोगे, माइनस म्यू और प्लस म्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2d। ये मैंने यहाँ पे बनाया, सिर्फ मैथमेटिकली रिलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, हमारे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो फोर्स क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही पढ़ा था हमने। अब चार्ज को किससे रिलेट किया गया, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से, म्यू से, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो क्या लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू बी, ठीक है। अच्छा और बी कैसे निकालेंगे, ई का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, वहाँ होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता था। तो यहाँ पे लिखोगे के म्यू, क्योंकि क्यू के जगह क्या आ गया, म्यू, म्यू का मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, म्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या हो गया, किस डिस्टेंस पे आपको निकालना है। लेकिन ये जो के है, वहाँ पे के क्या होता था, के होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो के है उसकी वैल्यू कुछ और होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये मैंने बता दिया आपको, ये हो गया म्यू इंटू 2d। अब सुनो इस बात को कि अगर आप मैग्नेट को डिवाइड करें, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट, इस मैग्नेट को आप डिवाइड करें, एक कटिंग ऐसे कर रहे हो, इस तरह से कट कर रहे हो, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कट करने से क्या हुआ, एरिया हाफ हो गई, एरिया हाफ हो गई। तो एरिया हाफ करने से ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। तो एरिया आधी हो गई तो ये आधी हो गई, ये आधी हो गई तो ये आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन गया m/2 अगर हाफ कर रहे हो तो। क्यों, बिकॉज म्यू हाफ, ठीक है। अब आप डिवीजन ऐसे कर रहे हो, इस तरह से डिवाइड किए, इस तरह से डिवाइड कर दिया आपने, ऐसे। तो ऐसे डिवाइड करने पे क्या होगा, इस तरह से और इस तरह से, ऐसे डिवाइड कर दिया आपने, है ना, ऐसे कट कर दिया। तो ऐसे कट करने से क्या हो गया, लेंथ हाफ हो गई, लेंथ हाफ। तो लेंथ हाफ हो गई मतलब ये वाले जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गया, तो ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो जाएगा, मतलब ये भी m/2 हो गया, ठीक है। ये m/2 है, ये भी m/2 है। कहने का मतलब है आप मैग्नेट को अगर ऐसे क्रॉस सेक्शनली कट करो या लॉन्गिट्यूडनली कट करो, मैग्नेटिक मोमेंट उसी तरह से चेंज होगी, हाफ कट करोगे m/2 हो जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि एक डाइपोल के तरह है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक एक्सियल पॉइंट पे थी और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे थी। उसी तरह से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। तो याद करो वहाँ क्या था, 2kp/r³। तो p को रिप्लेस कर दिया m से, और k की वैल्यू μ0/4 पाई, फिनिश, खत्म, कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जिधर मैग्नेटिक मोमेंट उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना। ओके, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन में ऑपोजिट होता था, यहाँ भी ऑपोजिट ही होगा, ये m तो -km/r³, ठीक है। इसको डिराइव करके देखोगे यही आएगा आंसर। तो ये वाली पॉइंट डायरेक्ट यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। अब एट ए जनरल पॉइंट भी हमने पढ़ा था, वो tan वाला जो टर्म आया था, tan थीटा tan अल्फा के टर्म में, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होगा। चलो, तो मैं सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो रिजल्ट्स हैं उनको मैं दिखाता हूँ मैग्नेट में कैसे एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा। सिर्फ रिप्लेस क्या करना है, चार्ज के जगह पोल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के जगह मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और k जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे μ0/4 पाई हो जाएगा। देखते जाओ, यानी जनरल पोजीशन पे कैसे निकाल रहे थे, kp/r³, p की जगह m आ गया, 1 + cos² थीटा, थीटा यहाँ से है और ये इसकी b नेट है ना, नेट कैसे निकालेंगे, tan अल्फा = ½ tan थीटा। k मैंने आपको बता रखा है वो क्या है, μ0/4 पाई। अब मैग्नेटिक पोटेंशियल भी यहाँ पे दिखेगा आपको, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल भी होगा। देखो सब चीज़ मैथमेटिक्स लेके चल रहे हैं,
ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, पर क्या है कि उसके इफेक्ट को आप फील कर सकते हैं। तो हमारे मैथमेटिक्स में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने से क्या होगा, कैलकुलेशन वाइज आप निकाल पाएंगे। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए पोटेंशियल, मैंने एक जनरल रिजल्ट वाला ही मैं सीधा फॉर्म कर दिया, इसको आप एक्सियल और इक्वेटोरियल पे यूज़ कर सकते हैं। तो पोटेंशियल क्या हुआ, के एम कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा कहाँ से है, मैग्नेटिक मोमेंट से थीटा है। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट ले लिया, एम डॉट आर बाय आर क्यूब। ठीक है, अब अगर एक्सियल होगा तो थीटा 0 होगा और इक्वेटोरियल होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा। तो 90 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, वहाँ भी नहीं आता था, यहाँ भी नहीं आएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करोगे, इसके पोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, एनीवेज आगे देखते हैं। अब याद करो, एक डाइपोल को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते थे तो क्या होता था, ऑसिलेट करता था, टॉर्क आता था ना, यहाँ भी वही होगा। ठीक है, तो ये इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये होगी मैग्नेटिक मूवमेंट, और एंगल थीटा बना हुआ है। तो एफ नेट 0 होगा बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्म फील्ड। टॉर्क क्या होगा, जरा निकाल के देख लेते हैं, वही आ रहा है कि नहीं, इसको मैंने डिराइव करके दिखाया आपको। तो देखो इस पर फोर्स क्या लगेगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू फील्ड इस तरफ से और इसको इधर, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो देखो ये इस फोर्स के कारण टॉर्क यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, डी, तो इसके कारण क्या आएगा, टॉर्क म्यू बी साइन थीटा, और इसके कारण भी वही आएगा। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे तो क्या हुआ, म्यू बी 2d साइन थीटा। अब याद करो ये क्या था, ये वाला टर्म जो है म्यू इंटू 2d, ये क्या है, ये m है, ये m है, m रख दिया, एम बी साइन थीटा, साइन थीटा को क्या बन गया, m क्रॉस b बन गया ये। तो देखो वही रिजल्ट आ रहा है, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b। पोटेंशियल एनर्जी क्या, कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस m डॉट b, तो यहाँ भी वही होगा माइनस m डॉट b। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन कैसे निकालोगे। उसमें भी आपने पढ़ रखा था ना, किसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। यहाँ भी वैसे ही करना है आपको। देखो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो थीटा, तो इस पर टॉर्क क्या होगा, एम बी साइन थीटा, इसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है। कैसे निकाला आपने, एम क्रॉस बी, तो नीचे ला रहा है, तो ऑसिलेशन होने लगेगी वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। तो क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर के आई बाय ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये टॉर्क है। तो सीधा सीधा मैंने लिख दिया आई बाई एम बी। ठीक है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्ट्रेट रहता है, तो वो रॉड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है ना, तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस 2d है तो l के जगह 2d आ जाएगा। तो ये था परमानेंट मैग्नेट की कहानी। ठीक, अब आगे इसको देखो, ये इस पर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, एनर्जी कंजर्वेशन पे भी आ सकता है कि ओमेगा की कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में आप इसको कर सकते हो। सब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब ये था मैग्नेटिज्म। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। जबकि मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज का मूवमेंट होना चाहिए, पर इसमें कोई चार्ज वार्ज तो दिख नहीं रहा। हम एक मैग्नेट लेकर आते हैं और उसके पास आयरन पार्टिकल रखोगे वो स्टिक कर जाता है, इसमें चार्ज तो कहीं दिखा नहीं कि मूव कर रहा है। तो उसके रीज़न को मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली उसके अंदर क्या है। और वो जो साइंटिस्ट सब जो ऑब्ज़र्व किए थे, ऑस्टेड ने जो ऑब्ज़र्व किया, बायो-सवार्ट्स ने जो एक्सपेरिमेंट करके वो वैल्यूज़ निकाले, इन सभी का सिग्निफिकेंस हमारे परमानेंट मैग्नेट में कैसे है, उसका रीज़न देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अर्थ एज अ होल कैन ऑल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट। ठीक, कॉपीज। तो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, क्यों होता है एक परमानेंट मैग्नेटिज्म का इफेक्ट किसी भी सब्सटेंस के अंदर। जबकि बिगिनिंग में मैंने बताया कि चार्ज अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो देखो एटम के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है, तो ये एक चार्ज है, चार्ज सर्कुलेट कर रहा है। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि सर्कुलेटिंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, जिसमें गायरोमैग्नेटिक रेशियो आया था, याद आ रहा है आपको। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो करंट इफेक्टिवली इधर आएगा, तो ये क्या बन गया, करंट कैरिंग लूप की तरह। तो करंट कैरिंग लूप का एक अपना परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगी। तो फिर अगर ऐसी बात है तब तो सारा ही
मटेरियल बिहेव करना चाहिए मैग्नेटिज्म की तरह। जैसे ये एक चौक है, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए क्योंकि इसमें भी एटम है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कोई आयरन पार्टिकल इसमें स्टिक कर रहा है? ऐसा तो होता नहीं है। एक वुड नहीं बिहेव करता है, प्लास्टिक बिहेव नहीं करती है, क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा? तो उसके पीछे भी मैं रीज़न बताता हूँ आपको कि देखो ये एक मटेरियल है जिसके अंदर में एटम्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखो अंदर में, तो ये दोनों जो हैं ये दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और बाहर वाले जो बाउंड्री वाले हैं वो देखो सभी का सेंस सेम है, ये देखो ऐसे है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, ये बाहर में सोलेनॉइड की तरह दिखेगा ये, ठीक है, इस तरह से ऐसे। तो ये होने के लिए इनको सेम प्लेन में लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर परमानेंट मैग्नेट बिहेवियर, वो तो उसका रीज़न था। और ये कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन है नंबर 1, कंडीशन इज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड बी इन सेम प्लेन, सारे सेम प्लेन में ही रिवॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अगर इस प्लेन को देखो ऐसे मैं अगर लेके जा रहा हूँ ऐसे, तो सभी इसी प्लेन में रिवॉल्व करना चाहिए, ये नहीं कि एक इस प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है एक इस प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है। तो जो नहीं बिहेव कर रहा है, जैसे मैंने चौक की बारे में बात कही आपको कि क्यों नहीं बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी और प्लेन में रिवॉल्व कर रहे हैं और ये किसी और प्लेन में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आर इन सेम प्लेन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन इज आइडेंटिकल, सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो अंदर में क्या होता है, अंदर में करंट जो है नेट करंट वो 0 हो जाता है, तो नेट करंट इनसाइड इज 0 एंड आउटसाइड बाउंड्री करंट एड्स, ठीक है, ये होता है। तो ये एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करा इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो एक जाकर एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि ऐसा क्यों होता है। तो मैग्नेट के अंदर इस तरह से होता है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, और एक प्लास्टिक या एक वुड, इनमें ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि सेम सेंस ऑफ रेवोल्यूशन होना चाहिए और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, ठीक है। और क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न। अब मैं लेके चलता हूँ आपको अर्थ मैग्नेटिज्म की तरफ, ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं क्या है वो। अब देखो अर्थ में एक बड़ा सा मैग्नेट है, ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि अर्थ के अंदर एम्बेडेड है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप एक फ्री मैग्नेट को छोड़ते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो वो एक नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही पूरे टाइम अलाइन होता है। तो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि एक बड़ा सा मैग्नेट अर्थ के अंदर छुपाया गया है, जिसकी साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर। लेकिन ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, इस अर्थ का ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये है साउथ पोल, ये वाला पोर्शन। लेकिन जो मैग्नेट है उसकी साउथ पोलैरिटी थोड़ी सी इधर है, थोड़ी सी एंगल पे है, ये टिल्टेड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। ये एक्चुअल में नहीं है, ये यहाँ पर है, ये है एक्चुअल में, और ये है जो मैग्नेट उधर दिखा रहा है, ठीक है। और इस जगह को क्या बोलोगे, जियो मैग्नेटिक साउथ, ठीक। अब सुनो, मैं कुछ टर्म्स डिफाइन करूंगा। ये जो एक्सिस है उसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से पास हो रहा है। ध्यान से समझना, अर्थ के पोल से जो पास हो रहा है उसे बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और मैग्नेट के एक्सिस से जो पास हो रहा है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस, ये वाले एक्सिस जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस है। तो देखो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ से एक
एक्सिस पास कर रहा है और यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहा है ऐसे। तो देखो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है ना, एंगल बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डेक्लिनेशन। तो सारी टर्म मैं डिफाइन करके आपको बता रहा हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले अर्थ के किसी एक पॉइंट पे पहुँचो, सपोज दिस इज द पॉइंट P। इस P पॉइंट पर ज्योग्राफिक मेरिडियन कैसे डिफाइन करेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन एट P उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि P पॉइंट पे पहुंचो और P पॉइंट से एक प्लेन पास कराओ जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन से पास कर रहा हो। तो एक प्लेन जो P से भी पास करे और ज्योग्राफिक मेरिडियन से भी पास करे, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। इट इज़ अ प्लेन पासिंग थ्रू P एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस P पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ से एक प्लेन पास करो, सपोज ये P यहाँ है, एक ये अर्थ है ना, ये स्फीयर है, सपोज यहाँ पर है। तो यहाँ से आप एक एक्सिस प्लेन पास कराओ जो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। वैसे मैंने ज्योग्राफिक मेरिडियन यहाँ लिख दिया है पर एक्चुअली में वो प्लेन है, ठीक है, ये एक्सिस होना चाहिए, ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन है एक्चुअली, ठीक है। अब समझ आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन एट P, सपोज इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना है। तो क्या करोगे, एक ऐसा प्लेन लेके जाओगे जो इससे पास करे और मैग्नेट के एक्सिस से पास करे। किसके मैग्नेट, वो मैग्नेट जिसको आपने अज्यूम किया था कि यहाँ अर्थ के अंदर में एक बड़ा सा बार मैग्नेट छुपाया गया है, ठीक है। उसके एक्सिस और इसके एक्सिस से जो प्लेन पास करे उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस पॉइंट को जरा फिर से समझते हैं। एक प्लेन जो यहाँ से पास कर रहा हो, एक प्लेन जो यहाँ से पास कर रहा हो, ऐसे इस तरह से। तो इनके बीच में एंगल बन रहा है ना। एक प्लेन ऐसे जा रही है और एक प्लेन ऐसे जा रही है। तो जब दो प्लेन जा रहे हैं इस तरह से देखो, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। उसी एंगल को क्या बोलते हैं, देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, यूं और यूं, तो ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। इट इज एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट पॉइंट P, ठीक। अब एंगल ऑफ डीप क्या होगा, एंगल ऑफ डीप समझने के लिए इस पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट को समझते हैं कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, फील्ड लाइंस को समझते हैं। तो फील्ड लाइंस इस तरह से है कि नॉर्थ से निकलेगा, समझना, अर्थ के मैग्नेट की फील्ड लाइन बना रहा हूँ, नॉर्थ से निकल के साउथ के तरफ ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, सोचो। फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए आप टेंजेंट बनाते हैं, है ना, टेंजेंट बनाओगे तो वो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इस पॉइंट को देखो, किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कैसे डिफाइन करेंगे, फिर से बहुत सारे टर्म है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपको वर्टिकल पॉइंट के परपेंडिकुलर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल कैसे दिखाओगे, क्या ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल होगा इस जगह पे, आंसर इज नो। वर्टिकल अपन डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। अर्थ में किसी भी सरफेस को रखोगे तो टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट होगा, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल किधर होगा, वर्टिकल के परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। तो ये नहीं होगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कैसे डिफाइन करोगे, वर्टिकल के परपेंडिकुलर। वो कैसे डिफाइन करेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो फोर्स लग रहा है या जो लाइन है वो होगा वर्टिकल, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डीप क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है वही एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डीप। तो सोचो, टुवर्ड्स द पोल अगर पहुंचो, टुवर्ड्स द पोल, तो यहाँ देखो, तो इस जगह पे देखो कि हॉरिजॉन्टल किधर है वो देखो। तो वर्टिकल हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब दिस इज माय हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब ये अगर हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो बताओ इनके बीच का एंगल क्या हुआ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, तो एंगल क्या बना 90 डिग्री। तो टुवर्ड्स द पोल द एंगल इज 90 डिग्री। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डीप? इट इज़ द एंगल बिटवीन अर्थ्स फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब समझते जाओ, धीरे धीरे पॉइंट को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब यहाँ से आप टेंजेंट बनाते जा रहे हो, ठीक है, टेंजेंट ऐसे बनाते जा रहे हो, ठीक है, ऐसे। ये है आपको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और हॉरिजॉन्टल किधर है, ऐसे। तो इनके बीच का एंगल इस तरह से है। तो सोचो ये है हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा इसके परपेंडिकुलर, और फील्ड इस तरह से है। तो इस तरह से मैग्नेट अलाइन होना शुरू हो रहा है, ऐसे। समझ में आ रहा है? अलोंग द टेंजेंट इज योर मैग्नेटिक फील्ड, और हॉरिजॉन्टल कैसे देखोगे, टुवर्ड्स द सेंटर ले जाओ, उसके परपेंडिकुलर। तो हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डीप। तो सोचो जब आप इक्वेटर की तरफ बढ़ोगे, इक्वेटर की तरफ, तो इक्वेटर की तरफ बढ़ने के समय हॉरिजॉन्टल और फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन हो जाएंगे, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो इक्वेटर पे 0 होगा, पोल्स पे 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो यही एंगल है जो एक्चुअली फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट दिखाता है। तो अगर आप पोल्स के तरफ पहुंचते हैं और अगर आप मैग्नेट को फ्रीली ऐसे एक धागे से बांध कर रखोगे तो वो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, और इक्वेटर पे बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो ये होता है एंगल ऑफ डीप, डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी पॉइंट को मैं कंक्लूजन लेके बनाता हूँ यहाँ पर, और देखो क्या आता है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इनको यहाँ पर मैंने इस तरह से बना के दिखाया। इस पॉइंट को समझो, ये एक प्लेन है, प्लेन, और ये एक और प्लेन ऐसे। तो दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है वो ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इनके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो ये थीटा हो गया। अब अगर आप किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को यहाँ रखते हैं तो मैग्नेट यहाँ अलाइन होगा, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। ये नेट हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन में आएगी, ठीक। अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन के 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन में इस नेट फील्ड के 2 कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, हाँ। और इसके बीच का ये जो एंगल है यही डेल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि नेट फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल। तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, बी कॉस डेल्टा, और इधर क्या आएगा, बी साइन डेल्टा, ठीक है। तो इसमें से बी नेट क्या लिखेंगे आप, हाँ, इसको एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर, ठीक है। इसमें tan डेल्टा क्या होगा, tan डेल्टा होगा b वर्टिकल अपॉन b हॉरिजॉन्टल, ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो किसी भी प्लेन में अगर आपको ये निकालना हो प्लेन में, तो मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि मैग्नेटिक प्लेन में मैग्नेट लाई करेगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन से एंगल जो बनाता है वो थीटा होगा, और कोई भी मैग्नेट लाई करेगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही करेगा। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक नीडल, वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घूम सकता है, ऐसे, है ना। अगर यहाँ पर कंपास है तो यहीं पर ही घूमेगा वो। तो वो जो घूमेगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट को वो नहीं बता पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को रखना होगा। एक मैग्नेट को फ्री कर दो, बाहर मैग्नेट को धागे में बांधकर ऐसे छोड़ दो, तो वो दोनों ही कंपोनेंट को बताएगा, तो ऐसे एंगल पे अलाइन होगी, ठीक है। तो ये है कंक्लूजन अर्थ मैग्नेटिज्म की, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। अब बारी है मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिज्म देखने की, ठीक है। तो मटेरियल के अंदर
मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया था कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं तो उनके कारण एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगी और उसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, ठीक है। तो देयर इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, सो सम मटेरियल में हैव परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट एंड सम डू नॉट हैव, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। अब ये क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। इसके क्यों का आंसर ऐसा है कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने पहले ही बताया आपको, सभी इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो एक मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट वो इस तरह से आ रहा है कि इस मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरह से अलाइन हो रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जा रहा है। ये इस तरह से है कि इनका रिजल्टेंट जीरो है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो, ठीक है। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि अगर आप उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मतलब इसी मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दो, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे अलाइन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे कि इनका नेट जो है, नेट वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एक नॉन जीरो आ जाएगा, तो इसमें परमानेंटली सेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या था पहले, इसके सामने अगर एक आयरन का पार्टिकल रखोगे तो स्टिक नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो उसके बाद फिर इसी मटेरियल के सामने आयरन के पार्टिकल रखो तो वो स्टिक कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब देखो सभी का अगर आप रिजल्टेंट लें तो रिजल्टेंट लोगे तो सभी का मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, सो मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्लासिफाई करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे कैसे कैसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि एटम में हम हमेशा एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ही होगा, तो एटम्स हैविंग परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब इनको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी और वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रख दिए तो ये इस तरह से अलाइन हो गए इनका कि इनका रिजल्टेंट अगर आप लोगे, अब रिजल्टेंट लोगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी का रिजल्टेंट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगी, तो आप क्या बोलोगे कि ये एक मैग्नेटाइज हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज इफ केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो होता है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इनके मटेरियल्स ऐसे अलाइन होना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि क्या बहुत ज्यादा फील्ड आप प्रोड्यूस कर दें, बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग फील्ड में इस मटेरियल को रख दें तो क्या अंदर में मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जब ये होना चाहेगा ना, ऐसे अलाइन होना चाहेगा, तो वो दूसरे एटम के साथ कोलाइड करेगा, और जैसे ही कोलाइड करेगा तो वाइब्रेशन शुरू होगी, तो उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो टेम्परेचर के कारण रैंडमनेस बढ़ने लगेगी। अब रैंडमनेस बढ़ने लगेगी तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फैक्टर इन मैग्नेटाइजिंग अ मटीरियल, ठीक है। और ये पॉइंट समझ पा रहे हो कि ये क्यों अलाइन होना चाह रहे हैं इधर? ये उसी कंसेप्ट को याद करो कि मैंने कहा था कि एक मैग्नेट को आप कैसे बिहेव करा सकते हैं। डाइपोल है ये, तो डाइपोल को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसे, तो अपने आप को इसके पैरेलल अलाइन करना चाहेगा। याद आ रहा है वो कंसेप्ट? उसी कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। ये भी एक मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो वो एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई किया, उधर ही वो अलाइन होना चाहेगा, इसीलिए एक नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। तो ये पैरा है। अब फेरो की तरफ बढ़ते हैं। फेरोमैग्नेटिक ऐसे मटेरियल है जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट शार्पली बढ़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बनावट को देखते हैं। इसमें ऐसा है कि इसमें कुछ पार्टिकल्स को आप एक पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टेक्निकली डोमेन्स। मतलब यहाँ पे जितने भी एटम्स होंगे इस डोमेन का मतलब एक रीजन समझ लो। इस रीजन में जितने भी एटम्स होंगे उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उन सभी का इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा होगा। जैसे इसमें रैंडमली था कहीं भी, पर इतने रीजन को मैंने क्या किया, इतने रीजन में जब मैंने देखा तो सभी का मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आ रहा था। इतने रीजन में देखा तो सभी का मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आ रहा था। इतने में देखा तो सभी का मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आ रहा था, और इनका सभी का इधर आ रहा था। तो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होता है, देखो अभी देखोगे तो नेट जीरो है, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अभी आयरन पार्टिकल रखोगे तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो अगर नहीं स्टिक करेगा। लेकिन जैसे ही इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, ऐसे बी नेट बी एक्सटर्नल इस तरह से
रखो तो एक हमेशा इसके डायरेक्शन में ऑलरेडी होगा, तो इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा होगी। अब बाकी भी जो है वो इसी डायरेक्शन में थोड़े बहुत अलाइन हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा सा इधर अलाइन हो जाएगा, ये ऐसे, ये इधर अलाइन होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ और भी एटम्स हैं, उनके साथ कोलाइड कर रहा है, टेम्परेचर का भी फैक्टर आ रहा है। तो देखो इनका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट, तो इसको 2 कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर दो, इनको 2 कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर दो, 2 कॉम्पोनेंट में ऐसे डिवाइड कर दो, तो हमेशा इस डायरेक्शन में आप देखें इधर इसके, तो 1 और 1 ये दोनों ऐड हो गए, और इसके भी एक कॉम्पोनेंट 3 ऐड हो गए, देख रहे हो, इसका एक कॉम्पोनेंट, इसका एक कॉम्पोनेंट, ये तो पूरा ही हो गया। तो पहले था ही, ये दोनों और ऐड हो गए, तो बहुत ज़्यादा फील्ड आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इधर से फील्ड पास करो, इधर से, तो ये इसके डायरेक्शन में आएगा, तो ये इसके डायरेक्शन में आएगा, तो ये दोनों भी अलाइन होना चाहेंगे, तो इनके कारण भी और ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब आप जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को रखोगे, मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, अब तीसरा एक पोर्शन है, तीसरा एक हो गया पैरा, एक है फेरो, और तीसरा है डायमैग्नेटिज्म, वो बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। तो तीसरा मटेरियल है डायमैग्नेटिक। क्या है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा है जो ऑपोजिट बिहेवियर शो करता है, मतलब वो बिल्कुल भी मैग्नेटाइज होना नहीं चाहेगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड आपने इधर प्रोड्यूस किया तो अपने सारे मटेरियल को वो ऑपोजिट अलाइन कर लेगा। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या है मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा आपको। तो ये जो डायमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो सारे मटेरियल में होती है, पैरा में भी होती है, फेरो में भी होती है, लेकिन उनमें वो अलाइन होने की जो उनकी जो बिहेवियर है वो ज़्यादा होती है और अपोज करने की बिहेवियर कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया बात टाइप ऑफ मटेरियल की। अब मैं कुछ वेक्टर्स डिफाइन करूंगा, वो वेक्टर्स इसलिए डिफाइन करूंगा ताकि इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टिंग्विश किया जा सके। इंटरनल फील्ड मतलब अंदर में मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट है तो एक मैग्नेटिक डाइपोल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इंटरनल फील्ड हो गई। अब आप बाहर से फील्ड दे रहे हो तो एक्सटर्नल हो गया, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए वेक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं। एक वेक्टर है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको आई बोलेंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका मतलब है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो मटेरियल का अंदर है डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है उसकी? ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये था मैग्नेट, मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि इसका नॉर्थ पोल को पॉजिटिव और साउथ पोल को नेगेटिव तरह ट्रीट कर सकते हो, उनके बीच का डिस्टेंस एल ले लिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? चार्ज इंटू डिस्टेंस की तरह, म्यू इंटू एल, और वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ और लेंथ कैंसिल हो गई, तो म्यू बाय ए हो गया कि ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी यूनिट देखोगे तो क्या होगा? यूनिट होगा एम्पियर बाय मीटर। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट होती है, आपको मैंने बता रखा है, देख लेना वहाँ पर। अब यहाँ देखो, तीसरा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब बाहर से जो फील्ड आप डाल रहे हो वो क्या है? तो अंदर में भी फील्ड होगा बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट, और बाहर से फील्ड डाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? ये फॉर्मूला देख लो क्या होता है, बी बाई म्यू नॉट माइनस आई। ठीक है, बी क्या है? नेट फील्ड, आई क्या है? यही वाला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो एच क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो फील्ड जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा, जो बाहर से आप फील्ड डाल रहे हो। ठीक है, तो ये दो हो गए यहाँ से। अब मैं तीसरा एक टर्म डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि हाउ वनरेबल इज अ मटेरियल टुवर्ड्स गेटिंग मैग्नेटाइज, मतलब कितनी बुरी तरह से वो मैग्नेटाइज होना चाहेगा। वनरेबल का मतलब है, जैसे मैं एक इंग्लिश टर्म बोलता हूँ कि आई एम वनरेबल टुवर्ड्स कोल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा भी अगर मौसम में चेंज हुआ तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाएगी। ठीक है, टेंशन मतलब आजकल सर्दी जुकाम वैसे भी काफ़ी डरावना लगता है कोरोना काल में। एनीवेज, तो वनरेबल का मतलब है कि उस चीज़ को होना कितना आसान है। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है हाउ वनरेबल इज इट टुवर्ड्स गेटिंग मैग्नेटाइज। तो अगर आप एक्सटर्नल फील्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा होगा, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप ये ज़्यादा रखोगे तो ये ज़्यादा होगा, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इक्वल करने के लिए एक टर्म आता है काई। काई का मतलब ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज काई। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसके बारे में समझना कि वैक्यूम के लिए वो 0 होता है, मतलब वैक्यूम में कोई मटेरियल ही नहीं है कि जिसमें आप मैग्नेटाइज कर पाएँ।
तो मैग्नेटाइज ही नहीं होगा, वो जीरो हो गया, कोई वैल्यू ही नहीं है वैक्यूम में। अच्छा, अगर एक डाया मैग्नेटिक है, डाया, तो डाया का मतलब क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहेगा, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, काई की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब वो वनरेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, पैरा बिल्कुल होना चाहेगा, पैरा होना चाहेगा, तो ये पॉजिटिव होता है। देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो फेरो के लिए डिफाइन नहीं होता है, इन्हीं दोनों के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। बड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है वो, कैसे अभी मैं बताता हूँ। तो देखो इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले, इन दोनों को यूज करके मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को यूज करके मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ से b की वैल्यू निकाल रहे हैं, b, तो i को भेज दो इधर, i को इधर भेज दो और म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो b हो गया म्यू नॉट h प्लस आई, है ना। अब यहाँ से i की वैल्यू रखो, i की वैल्यू हो गई काई प्लस एच, काई प्लस एच, ये हो गया फ्रॉम 2, ठीक है। यहाँ से h कॉमन ले लो, तो 1 प्लस काई हो गया। अब ये जो 1 प्लस काई है, इसको मैंने म्यू आर लिख दिया, रिलेटिव परमिटिविटी टाइप, ठीक है, परमिएबिलिटी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मीडियम का परमिएबिलिटी आ जाएगा, म्यू, तो b इक्वल्स टू म्यू एच, ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब ये म्यू आर, यहाँ से अगर काई की वैल्यू रखोगे तो म्यू आर के बारे में पता चल जाएगा, पैरा के लिए लेस देन 1 है, डाई के लिए मोर देन 1 है और वैक्यूम के लिए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई कुछ मैथमेटिक्स की, मैथमेटिकली इस चीज़ को रिलेट किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर, मैंने बताया ना टेम्परेचर भी रोल प्ले करता है। अगर बाहर से आप फील्ड बढ़ाओगे तो ये अलाइन होते होते क्या होता है, वो कोलाइड होते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, तो फिर अब वो रैंडमली किसी डायरेक्शन में चला जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कम हो सकता है। तो टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो वो क्यूरी ने स्टडी किया और उसने बताया कि कैसे मटेरियल बिहेव करेंगे, ठीक है। तो क्यूरीज लॉ भी पढ़ते हैं और देखते हैं टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या होता है। क्यूरीज लॉ देखो क्या है, क्यूरीज लॉ ये कहता है, वही पॉइंट जो मैंने आपको वहां समझाया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगी, मैग्नेटिक बिहेवियर कम हो जाएगी। तो जो काई है यानी कि ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स गेटिंग मैग्नेटाइज डिक्रीजेस, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, मतलब वो मैग्नेटाइज कम हो, ये क्यूरी ने कहा था। तो ये बात पैरामैग्नेटिक के लिए सही है, लेकिन फेरो के लिए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। क्या है, उसने कहा कि एक ऐसी टेम्परेचर होती है जिसको कहते हैं क्यूरीज पॉइंट, उसके बियॉन्ड अगर आप फेरोमैग्नेटिक को हीट करोगे तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, ठीक है। और वो ये इसकी मैथमेटिकल रिलेशन है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो T माइनस टी सी, सी डैश, ये सी और ये सी अलग अलग है, बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बस ये मैथमेटिकल रिलेशन है। अब कंक्लूजन ये निकला कि पैरा के लिए टेम्परेचर में डिपेंडेंस काई का कैसा है, काई का बिहेवियर में बता रहा हूँ मैं, काई मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक। पैरामैग्नेटिक के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फेरोमैग्नेटिक के लिए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, और डायामैग्नेटिक में कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो काई की कोई डिपेंडेंस नहीं होती है टेम्परेचर पे, क्योंकि वो बिहेवियर शो करता ही नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ाओ या ना बढ़ाओ वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, अब इसको कंक्लूजन में मैंने बना दिया, फेरो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। पैरा के अंदर थोड़ी सी गैप ज़्यादा होगी और डाई बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक मटेरियल की बात। तो फेरोमैग्नेटिज्म की एक स्पेशल क्वालिटी होती है हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस लूप देखते हैं, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कॉपी कीजिए, लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग, हिस्टेरेसिस पे। तो लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस देखते हैं क्या होता है। देखो उसका इंग्लिश वर्ड का मतलब होता है कि वो वापस फॉलो मत ना करे, उसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं। जरा इस पॉइंट को समझो, ये केवल फेरोमैग्नेटिक के लिए ट्रू है। तो एक ग्राफ बना रहे हैं, किसके पे आई वर्सेस एच, मतलब आप बाहर फील्ड बढ़ा रहे हो और आप देख रहे हो अंदर में फील्ड क्या बैठ रहा है, फेरोमैग्नेटिक के अंदर फील्ड कैसा आ रहा है। तो देखो ग्राफ को देखना, जरा बढ़िया से देखना। जब आप कोई फील्ड नहीं दिए थे तो अंदर में फील्ड जीरो था, अब जैसे जैसे फील्ड बढ़ाए वैसे वैसे ये फील्ड बढ़ने लग गया, अंदर में फील्ड बढ़ने लग गया, ठीक है। तो ऐसे फॉलो हुआ। अब बहुत ज़्यादा फील्ड बढ़ा दोगे तो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट मिल जाएगा, सैचुरेशन से ज़्यादा नहीं होगा वो मैग्नेटाइज। अब देखा ये गया, जब आप
मैग्नेटिक फील्ड को कम करना शुरू कर रहे हो तो वो वापस उस रास्ते में नहीं आ रहा है, वो कोई और पाथ फॉलो कर रहा है, इस रास्ते में आ रहा है, इस रास्ते में, ठीक है। और जब आपने H 0 कर दिया, मतलब बाहर का फील्ड बिल्कुल हटा दिया, तब भी आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे उसने मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर लिया है, तो इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। तो ये रिटेन कर चुका है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में बॉडी के अंदर रिटेन हो गई है, जबकि आपने बाहर से फील्ड हटा दिया, फिर भी वहां पे एक परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर रिटेन हो गई है। अब आप चाहते हो कि पूरी तरह से वो खत्म हो जाए, तो खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले नॉर्थ टू साउथ जा रहा था, ऐसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, अब आप उल्टा कर दोगे, साउथ टू नॉर्थ ऐसे, तो क्या होगा, अंदर में जो फील्ड है वो और कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएगा, तो अंदर में फील्ड कम होना शुरू हो जाएगा। अब होते होते एक ऐसी फील्ड आएगी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग अंदर में फील्ड 0 हो जाएगा। इस फील्ड का नाम है कोर्सीव फील्ड, ठीक है, कोर्सीव फील्ड, या इसको बोलेंगे जैसे रिटेंटिविटी है उसी तरह इस मटेरियल की बिहेवियर को बोलेंगे कोर्सीविटी, ये बोलेंगे। तो कोर्सीविटी का मतलब क्या होगा, मतलब होगा ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल के अंदर फील्ड 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड कोर्सीविटी, ठीक है। अच्छा, तो इस रास्ते में आना शुरू कर दिया ये ऐसे। अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फील्ड बढ़ा रहे हो तो उसमें भी सैचुरेशन आ जाएगा। फिर आप फील्ड कम करना शुरू किए, अब उस रास्ते में नहीं आएगा, ये कोई और ही पाथ फॉलो करेगा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 हो गया, इसने रिटेन कर लिया यहाँ पे फील्ड, ठीक है। तो ये ऑपोजिट का मतलब पहले नॉर्थ टू साउथ था, तो अब मटेरियल के अंदर उल्टा हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा इधर, ठीक है। फिर से यहाँ रिटेन हो जाएगी, फिर आप बढ़ाओगे तो वापस इस रास्ते में जाएगा, फिर ऐसे बढ़ेगा तो एक लूप बन जाएगा, इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। अब इससे कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा कि जो एरिया है ना, एरिया ये ऑब्जर्व हुआ, दिस एरिया इनसाइड दिस लूप, एरिया इनसाइड दिस लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, थर्मल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस कंक्लूजन को लगाकर क्वेश्चन में मैं आप पुट करता हूँ, ठीक है। मैंने 2 लूप बनाए, एक ये लूप है, एक ये लूप है। इसमें एरिया ज्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब इस एरिया ज्यादा है तो थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, थर्मल एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। लेकिन इससे कंक्लूजन देखो क्या आ रहा है, सबसे पहली चीज कि इसमें रिटेन ज्यादा कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन ज्यादा किया इसने, और कोर्सीविटी भी ज्यादा है, मतलब मटेरियल के अंदर परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ज्यादा है, और 0 करने के लिए ज्यादा फील्ड लगाने की जरूरत है। इसका मतलब परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा हो गया, इसमें परमानेंटली सेट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ऐसा ग्राफ किसके लिए होता है, दिस इज प्रिफर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो ये स्टील का ऐसा दिखेगा, स्टील से परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। पर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, सर इसमें एनर्जी लॉस तो बहुत ज़्यादा होगी। हाँ सही है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा है, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। पर ठीक है, दैट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार लॉस हुआ पर परमानेंट मैग्नेट बन के तैयार हो गया आपका। अब एक और ग्राफ लेते हैं, इसमें आपको एरिया छोटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब एनर्जी लॉस बहुत कम है, बट एट द सेम टाइम यू कैन सी रिटेंटिविटी इज लेस एज वेल एज कोर्सिविटी इज ऑल्सो लेस। इसका मतलब बहुत आसानी से वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर कोर्सिविटी कम है तो डीमैग्नेटाइज आसान से हो जाएगा, रिटेंटिविटी कम है इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत कम सेट हो रहा है। तो ऐसे मटेरियल टेम्पररी मैग्नेटिज्म शो करेंगे। तो टेम्पररी मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए इसको प्रीफर किया जाता है। तो सॉफ्ट आयरन का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ऐसे यूज करते हैं, मतलब तुरंत आपको मैग्नेटिज्म हटाना होता है, कहीं मैग्नेटिज्म चाहिए होता है ना,
ट्रांसफार्मर वगैरह में यूज़ होता है ये, ठीक है। तो इस हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस कैसे करेंगे, यही सॉफ्ट आयरन का कोर यूज़ कर लो तो इससे लॉस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हिस्टेरेसिस के बारे में जानकारी। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि परमानेंट मैग्नेटिज्म के लिए क्या चाहिए, हाई रिटेंटिविटी है, हाई कोर्सिविटी, ठीक है। ज़्यादा होगा रिटेन और ज़्यादा कोर्सिव अगर होगा तो परमानेंट बिहेवियर अच्छे से शो करेंगे, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिज्म के बारे में जानकारी। अब इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अलग अलग सोर्स से सॉल्व करने हैं और सारे थ्योरी को रिवाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तब तक हैप्पी प्रैक्टिस, थैंक यू।